हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशियन हेलीकॉप्टर्स की खरीद को फास्ट ट्रैक करने के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस अप्रोच कर सकती हैं भारत सरकार को। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाए जाने के कारण भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के 11 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आखिरकार भारतीय रक्षा मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रही है डिसेबल कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस देने पर। एमटेक के छात्रों के लिए खुलेंगे डीआरडीओ लेबोरेटरीज के दरवाजे और एलएसी पर भारत के स्वदेशी टैक्टिकल यूएवीज डिप्लॉय होने के लिए तैयार। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए अब इंडियन आर्म फोर्सेस जल्द ही भारत सरकार को रशियन ओरिजिन के कैमॉफ KA-220-60 हेलीकॉप्टर्स की खरीद को फास्ट ट्रैक करने के लिए अप्रोच कर सकती है। और इसी के तहत इन कैमॉफ KA-220-60 हेलीकॉप्टर्स को मिनिमम इनएस्केपेबल क्वांटिटी में फ्लाईवे कंडीशंस के तहत लिए जाने को लेकर भी अप्रोच की जाएगी। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक चीन के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर और पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर शेल्टर और रिज रीजन पर जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो अब केवल 50% तक ही रह गई है। और जबकि इन क्षेत्रों पर जो ये चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं ये हमारे ट्रूप्स के लिए एक लाइफलाइन की तरह भी काम करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 2023 यानी कि 2023 से इन चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की टेक्निकल लाइफ भी एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसलिए फॉरवर्ड एरियाज पर रिकॉनासेंस और ट्रूप्स की सस्टेंस के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। और जबकि ये स्थिति तब है जब इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए रशियन ओरिजिन के 200 कैमॉफ KA-220-60 हेलीकॉप्टर्स को चुना भी गया था, जिसमें से 135 हेलीकॉप्टर्स आर्मी के लिए थे और 65 एयरफोर्स के लिए। और इसके लिए जो एग्रीमेंट था वो 2015 में साइन भी हो चुका है, जिसके तहत करीब 60 हेलीकॉप्टर्स फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत रशिया से डायरेक्टली भारत आने थे। वहीं जो बाकी के 140 हेलीकॉप्टर्स हैं वो रशियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इस कैमॉफ हेलीकॉप्टर वाली डील को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अभी भी टेक्निकल इवैल्यूएशन स्टेज के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये अटका हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में जो अभी तक रुकावट आई है उसका जो प्रमुख कारण है वो ये बताया गया है कि एग्रीमेंट के तहत जो कैमॉफ हेलीकॉप्टर्स भारत में मैन्युफैक्चर होने हैं उनमें स्वदेशी कंटेंट कितना रहेगा, इस बात को लेकर भारत और रशिया के बीच सहमति सही से नहीं बन पाई है। क्योंकि रशियन हेलीकॉप्टर्स के साथ थोड़ी कम मात्रा में स्वदेशी कंटेंट की सुविधा दे रहा है, जबकि इन हेलीकॉप्टर्स में भारत के स्वदेशीकरण की जो मांग है वो अलग है। और बाकी इन रशियन हेलीकॉप्टर्स के अलावा HAL का भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 126 आर्मी के लिए होंगे और 61 इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन HAL की इस हेलीकॉप्टर वाली योजना भी काफी सालों से डिले पड़ी है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद है कि HAL द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए पहले 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स अगले साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2022 तक इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किए जा सकते हैं। और अभी की जरूरत को देखते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस कैमॉफ हेलीकॉप्टर्स के प्रोसेस को भी फास्ट ट्रैक करने के लिए भारत सरकार को अप्रोच कर सकती है। और जब तक कि स्वदेशी LUH हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट नहीं होते हैं तब तक इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के गैप को पूरा करने के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस भारत सरकार को कैमॉफ हेलीकॉप्टर्स के लिए अप्रोच करेगी। और बाकी अगर आप इन कैमॉफ KA-220-60 हेलीकॉप्टर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस कारण की वजह से इस हेलीकॉप्टर को चुना गया है, तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बहुत पहले बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। डिसेबल्ड कैडेट्स वाले मामले में कई सालों के बाद अब एक अच्छी खबर सुनने को मिली है और वो यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज की सहमति के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने डिसेबल कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस और पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। और इस प्रस्ताव के तहत जो डिसेबल कैडेट्स हैं उन्हें लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर की पेंशन दी जा सकती है। और फिलहाल वर्तमान समय में इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा विचार किया जा रहा है। और इस प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि इन कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत बेनिफिट्स भी दिए जाएं। और आप में से जिन्हें इस मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और उन्हें नहीं पता है कि आखिर डिसेबल कैडेट्स वाला मामला क्या है, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि भारत की जो प्रेस्टिजियस NDA, IMA, OTA ये सब ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, तो इन एकेडमीज में अपनी ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई कैडेट गंभीर रूप से घायल होकर डिसेबल्ड हो जाता है तो फिर उसे एकेडमी से मेडिकली बोर्डेड आउट कर दिया जाता है, यानी कि एकेडमी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और इशू यह है कि एकेडमी से मेडिकल बोर्ड आउट होने के बाद इन घायल कैडेट्स को सरकार की तरफ से ना तो हॉस्पिटल में किसी तरह की इलाज में मदद मिलती है और ना ही उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है और ना ही किसी तरह की पेंशन बेनिफिट दिए जाते हैं। और इन्हीं कैडेट्स की काफी लंबे समय से ही डिमांड थी कि उन्हें ये बेनिफिट दिए जाएं। और बाकी इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए आप डिसेबल कैडेट्स वाली हमारी वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो देख के महसूस हो कि इन कैडेट्स को हमारे सपोर्ट की काफी जरूरत है तो उस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। आज कश्मीर के अनंतनाग जिले में
जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया की घेराबंदी करके कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है और अभी तक हमारी फोर्सेस ने 3 आतंकियों को सही सलामत उनकी हुरों तक डिलीवर कर दिया है और फिलहाल अभी भी ऑपरेशन जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि इस एनकाउंटर में लश्कर का एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी मारा गया है और ये जो ऑपरेशन है इसे 19 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि आतंकी कनेक्शन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल लोगों पर भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और जिसके तहत करीब 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और जिसमें आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं और इन कर्मचारियों पर कार्रवाई एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की गई है और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ही इन 11 कर्मचारियों के आतंकी कनेक्शन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने की बात सामने आई और इन 11 कर्मचारियों में से 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में और बाकी के एक एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, पावर और हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। और बाकी हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि कश्मीर से तो गंदगी को साफ करने के लिए हमारी फोर्सेस अपना काम बखूबी कर रही हैं और बाकी इस वीडियो को देखते हुए आपका जो कार्य है उसे भी आप जरूर कर दें, जो कि है इस वीडियो को लाइक करना। डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि इन छात्रों को जल्द ही उनके रिसर्च वर्क कंडक्ट करने के लिए डीआरडीओ की लेबोरेटरीज का एक्सेस मिल सकता है और केवल डीआरडीओ की लेबोरेटरीज ही नहीं बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य के लिए इन स्टूडेंट्स को डिफेंस पीएसयूज और इंडस्ट्रीज का एक्सेस भी ऑफर किया जाएगा और ये सब डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस में मैन पावर को ऑगमेंट करने के लिए भारत सरकार की नई योजना का हिस्सा है। और ये जो प्रस्ताव है ये उन सभी छात्रों के लिए मान्य होगा जो स्पेशलाइज एमटेक प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं जिसे डीआरडीओ और एआईसीटीई द्वारा अप्रूवल मिला है और जो ये एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम है इसे कोई भी एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी और प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ये सभी कंडक्ट करा सकते हैं और जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट है वो इन सभी इंस्टीट्यूट्स को इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में सपोर्ट करेगा और हमारे हिसाब से भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में ये भारत सरकार की तरफ से लिया गया एक बहुत ही अच्छा फैसला है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच स्पेस कॉर्पोरेशन के हिस्से के तौर पर भारत ने वियतनाम में ग्राउंड स्टेशन, पेलोड डेटा रिसेप्शन, प्रोसेसिंग और डिसेमिनेशन फैसिलिटी यानी कि प्रसार सुविधा को स्थापित करने का कार्य स्टार्ट कर दिया है और ये ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम रीजन के ऊपर एक रिमोट सेंसिंग के लिए रिलायबल ऑपरेशनल स्पेस बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करेगा और भारत की स्पेस डिप्लोमेसी की तरफ उठाया गया ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस साल जनवरी के महीने में इंडियन आर्मी और आईडीएफ फोर्स के बीच जो स्वदेशी स्विच नाम के टैक्टिकल यूएवीज के हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसकी कीमत थी करीब $20 मिलियन। तो अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि 4 स्वदेशी स्विच टैक्टिकल ड्रोन्स एलएसी पर डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं और इन यूएवीज का इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशंस में किया जाएगा। हालांकि इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इंडियन आर्मी ने आईडीएफ फोर्स के साथ इन स्विच यूएवीज को कितनी संख्या में लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है अफगानिस्तान से जहां से अफगान एनवॉय की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें उनका कहना था कि अफगानिस्तान भारत, अमेरिका और रशिया से अफगान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में इन देशों की मदद के लिए देख रहा है क्योंकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तालिबान के खिलाफ एयर पावर ही सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट के तौर पर उभर कर सामने आई है और इसलिए अफगानिस्तान का कहना है कि भारत, अमेरिका, रशिया ये देश हमारी एयर पावर को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।